राहुल गांधी एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आएंगे। राहुल बीजेपी के गढ़ हाड़ौती समेत 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल मंगलवार को भी डूंगरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में सभा कर चुके हैं। राहुल के कल के दौरे में करीब 10 सीटों पर नजर रहेगी। राहुल गांधी जी का हमारे वागड़ और मेवाड़ के सभी नेतागण स्वागत कर रहे हैं। मैं सम्माननीय हाड़ौती में राहुल का दम, कोटा बूंदी और 12 झालावाड़ सीट पर फोकस। अजमेर, जालौर और कोटा में राहुल की जनसभा। मरुधरा के महासमर में पीएम मोदी के बाद अब राहुल गांधी की बारी है। आदिवासी बहुल बेणेश्वर धाम में बड़ी जनसभा के बाद अब राहुल गांधी फिर राजस्थान दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि राहुल की इस जनसभा से वागड़ मेवाड़ इलाके की सीटों पर कांग्रेस को ताकत मिली। नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रही है। गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। 25 अप्रैल को राजस्थान में राहुल की 3 जनसभा होगी। राहुल अजमेर, जालौर और कोटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर की जनसभा के जरिए अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद को साधने की कवायद होगी। तो जालौर की सभा से पाली, जालौर, सिरोही की सीटों पर फोकस होगा। वहीं कोटा की सभा से हाड़ौती के सियासी समीकरण को राहुल कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इसका असर कोटा, 12 झालावाड़ और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर पड़ सकता है। बेणेश्वर धाम में राहुल की जनसभा से वागड़ मेवाड़ की 5 सीटों के सियासी समीकरण को साधने में मदद मिली थी। इससे पहले पिछले माह राहुल गांधी ने सूरतगढ़, बूंदी और जयपुर में सभाएं की थी। हाड़ौती में 1 माह के भीतर राहुल गांधी की दूसरी सभा है। हाड़ौती की कोटा बूंदी, 12 झालावाड़ लोकसभा की दोनों सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल की सभा से माहौल बदलेगा। लोगों में उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि जो बिंदु उन्होंने सरकार के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ उठाए हैं राहुल जी ने, उनको जनता सुनना चाहती है। राहुल गांधी जी का पग फेरा अच्छा है, सूंड बहुत अच्छे हैं। विधानसभा से पहले आए, हमारी सरकार बनी, अब राजस्थान में वो घूम रहे हैं। गारंटी से मिशन 25 पूरा करेंगे। 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। राहुल की जनसभा में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। राजस्थान में सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस मिशन 25 पर जोर लगा रही है। राहुल गांधी किसानों के साथ ही न्याय योजना के जरिए गरीबों और महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले पीएम मोदी और अब राहुल गांधी की जनसभाओं का मरुधरा के मूड पर कितना असर पड़ता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। अजमेर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बांदनवाड़ा में केशव स्टेडियम में कांग्रेस उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। साथ ही सुरक्षा की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रस्तावित दौरा जो बांदनवाड़ा में होने जा रहा कल, उस दौरे की तैयारियां जोर शोर पे है और आम जनता का भी रुझान है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र और तमाम अजमेर डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथी लोग, कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल लाखों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होगी और सब लोग अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी को देखने के लिए आतुर हैं और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कल यहाँ बांदनवाड़ा की धरती पे होने जा रहा है। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। बीजेपी जयपुर शहर युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष से निष्कासित मनीष शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ मुख्यालय के गेट पर बीजेपी के बड़े नेताओं के पक्ष में नारेबाजी की, लेकिन जयपुर शहर प्रत्याशी रामचरण बोहरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनीष शर्मा ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान रामचरण बोहरा ने बीजेपी के प्रत्याशियों को हराने के काम किया है। मनीष शर्मा ने रामचरण बोहरा पर निजी आरोप भी लगाए।
भारत माता का नया निर्माण और भारत देश का नया निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सिवा कोई नहीं कर सकता। पर भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता यहाँ इकट्ठे हो गए हैं जो दीमक की तरह भारतीय जनता पार्टी और पूरे कार्यकर्ताओं का पूरी तरीके से नाश कर रहे हैं। मैं आप सभी से और हमारे प्रदेश नेतृत्व से, साथ ही शहर नेतृत्व से निवेदन करने आया हूं कि जिस तरीके का निष्कासन हुआ बिल्कुल निष्कासन कीजिए। पार्टी के अगर विरुद्ध हुआ है, हमने पार्टी के विरुद्ध कोई भी किसी भी प्रकार का नारा नहीं लगाया, किसी भी प्रकार की हमने। दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी ममता भूपेश के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ममता भूपेश ने इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान जसकौर मीणा केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने दौसा की तरफ ध्यान नहीं दिया। कैबिनेट मंत्री जी ने वो मीटिंग में बात कही कि उनका जन्म पंजाब में हुआ है। वो कहती है कि मेरा मंडावरी जन्मभूमि है, जन्मभूमि नहीं, उनके बाप दादाओं की जन्मभूमि है, उनके परिवार वालों की जन्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि तो पंजाब है और उनकी शादी सवाई माधोपुर हुई है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ चुनाव के लिए यहाँ पर आके लोगों को गुमराह करना कि मैं दौसा जिला की बेटी हूँ और मैं दौसा में काम करूँगी, जब वो केंद्रीय मंत्री थी दिल्ली के अंदर। चुनावी शोर के बीच बात आम लोगों के एजेंडे की, उनकी ख्वाहिशों की। आइए दिखाते हैं नई सरकार से आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं और आम लोगों ने क्या एजेंडा तैयार किया है। जन सरकार 2019 पीपुल्स एजेंडा आम लोगों की ख्वाहिशों की किताब है जो बड़ी मशक्कत के बाद तैयार हुई है। इसे तैयार करने के पीछे कौन लोग हैं और इसे कैसे तैयार किया गया है, ये बताएंगे आपको। पहले ये देख लीजिए इस किताब में नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें लगाई गई हैं। FRA एक्ट प्रभावी तरीके से लागू हो और सभी दावों का समाधान हो। PES से और FRA के तहत ग्राम सभाओं को ज्यादा से ज्यादा शक्ति मिले। सभी लोगों को राइट टू हेल्थ का फायदा मिले। आम लोगों के स्वास्थ्य पर GDP का 5% खर्च हो। PDS प्रणाली को आधार से मुक्त किया जाए, सबको लाभ मिले। अंत्योदय अन्न योजना का दायरा बढ़ाकर दोगुना किया जाए। पेंशन को अनुच्छेद 21 और 41 के तहत अधिकार का दर्जा मिले। किसान मुक्ति बिलों पर चर्चा हो और इसे पास कराया जाए। मनरेगा के तहत रोजगार दिवस की संख्या 200 दिन हो। 60 साल की उम्र के बाद किसान को कम से कम 5000 की पेंशन मिले। शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST आरक्षण जारी रखा जाए। नई सरकार गठन के 100 दिन के अंदर मैनुअल कचरा उठाने की व्यवस्था हो। पीपुल्स एजेंडा बनाने के लिए कई जन संगठनों ने अलग अलग तबके के लोगों से बात की है। लोगों के साथ मिलकर किया गया है, जैसे जल जंगल वालों ने जल जंगल का किया, मजदूरी काम करने वाले मजदूरी पे किया है, स्वास्थ्य पे है, बराबरी पे है, अल्पसंख्यकों के लिए गरिमा और बराबरी का और शांति का जो वातावरण बनना चाहिए उस पे है। भ्रष्टाचार को लेकर जो भ्रष्टाचार के नाम पे डिमोनेटाइज कर दिया मगर सारे भ्रष्ट लोग भाग गए हैं, उनके ऊपर भी है। सूचना के अधिकार के ऊपर है, शिक्षा के अधिकार पे है। पब्लिक के इस एजेंडे में 22 अलग अलग विषयों में करीब 300 मांगे शामिल हैं। शहरी वयस्कों के लिए रोजगार गारंटी योजना, लिंचिंग जैसी घटनाएं प्रभावी तरीके से रोकने के उपाय, राष्ट्रीय आवास भूमि अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन 18 साल तक के लिए, अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी, सभी 15 करोड़ शहरी गरीबों को आवास का अधिकार, नोटबंदी पर श्वेत पत्र, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर रोकथाम जैसे अहम मुद्दे भी शामिल हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव का कहना है कि इस एजेंडे का मकसद एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए है जहां सब बराबरी और सम्मान से रह सकें। एक तरीके से बुनियाद के रूप में देखा जा सकता है किस तरह का हम समाज चाहते हैं। हम एक समतामूलक समाज चाहते हैं, हम एक रोजगार केंद्रित आगे का विकास चाहते हैं जो हर तबके तक पहुंचे। कई महीनों की मशक्कत के बाद तैयार पब्लिक एजेंडा सभी पार्टियों को भेजा गया है ताकि जिस किसी की सरकार बने वो इन मुद्दों पर ध्यान दे सके। अब देखना यह है कि नई सरकार इन मुद्दों को अपने प्रोग्राम में शामिल करती है या नहीं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। लोकसभा चुनाव के चलते ट्रैफिक पुलिस के कई यूनिट के जवानों की ड्यूटी चुनाव में रहेगी, जिसके चलते 15% कम ट्रैफिक पुलिस जयपुर में काम करेगी। लिहाजा यातायात पुलिस की व्यवस्था और अपील को लेकर ट्रैफिक DCP राहुल प्रकाश से हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने बात की।
चुनाव का माहौल है और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए शहर से बाहर जाएगी, ड्यूटी करेगी, लेकिन शहर में क्या कुछ होगा उससे बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी राहुल प्रकाश मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। डीसीपी साहब, क्या कुछ रहेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? जैसा कि विदित है कि काफ़ी बड़ी नफरी हमारी बाहर जा रही है और जो हमारी स्वीकृत नफरी है उसका मात्र 15% ही यहाँ पे ड्यूटी के लिए अवेलेबल हो पाएगा। वो 15% भी 2 पारियों में ड्यूटी करेगा। तो आप सोचिए कि एक टाइम में केवल 7% के आसपास 150 या 115 के आसपास लोग ही आपके शहर में होंगे। हम फिर भी कोशिश करेंगे जो मुख्य चौराहे हैं, जो मुख्य प्रेशर पॉइंट्स है, उसको हम हैंडल करें, लोगों को परेशान नहीं होने दें। लेकिन फिर भी पूरी संभावना है कि इतने कम नफरी के साथ लोगों को दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि लोग, जो नागरिक है, काफ़ी जागरूक जनता है यहाँ पे, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनसे हम अपेक्षा करते हैं कि ये लोग खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इस तरीके से सड़क पे चलें कि जाम के हालात पैदा नहीं हो। रेड लाइट का पालन करें, ज़ेब्रा लाइन का पालन करें, जो बीच का मीडियन लाइन होता है उसको क्रॉस नहीं करें। रेलवे क्रॉसिंग्स पर जैसे हम दोनों तरफ से जमा हो जाते हैं उस तरीके से जमा नहीं हो। तो छोटी छोटी बातें अगर उसकी पालना करेंगे तो हो सकता है जाम नहीं लगे। फिर भी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है अपने नागरिकों से जयपुर के, कि आप लोग खुद भी मौके पे, जैसे ट्रैफिक वार्डन्स हमारे काम करते हैं, उस तरीके से ट्रैफिक को संभालने के लिए काम करें और लोगों की मदद करें। सर, ट्रैफिक वार्डन्स की जो संख्या है उसको इजाफे को लेकर कुछ कर रहे हैं, आगे क्या कुछ रहेगा उसके लिए? ट्रैफिक वार्डन्स की परंपरा जब यहाँ पे पहले राजीव शर्मा सर लगे थे, उन्होंने शुरू किया था और वो अभी तक भी उनके साथ जो लोग जुड़े थे वो चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी लगभग 180 के आसपास हमारे पास ट्रैफिक वार्डन्स हैं, 180-90 के हैं और उनमें से कई लोग एक्टिव हैं लेकिन कई लोग एक्टिव नहीं भी हैं। तो इसको लेकर के हमने एक तो ये कोशिश की कि जो लोग एक्टिव नहीं हैं उनको हम लोग चेंज करें और इसकी संख्या भी बढ़ा करके 300 के लगभग में लेकर के जाएं। इसके लिए कवायद जारी है और बहुत जल्दी हम लोग ट्रैफिक वार्डन्स की संख्या में इजाफा करेंगे। इनको पहचान देने के लिए हमने एक टोपी भी प्लान की है जो कि इनको हम लोग दे रहे हैं और एक टी-शर्ट प्लान की है, वो भी हम इनको दे रहे हैं, जिनसे इनकी पहचान सुनिश्चित हो सके सड़क पर और ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। सर, कितने दिनों का ये रहेगा? ट्रैफिक पुलिस बाहर जा रही है, कम लोग यहाँ पर रहेंगे ड्यूटी पर, कितने दिनों तक पब्लिक से आप जो अपील करना चाहते हैं, हमारे चैनल के जरिए कुछ कहना चाहते हैं? आज शाम को ट्रैफिक पुलिस जा रही है और आपका जो चुनाव है 6 मई का, उसके बाद आएगी। तो आप मान के चलें कि 25 से लेकर के 7 मई तक आपके पास ट्रैफिक पुलिस की उपलब्धता बहुत कम होगी। तो इस पूरे समय में हम लोग संयम के साथ सड़कों पर चलें और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद भी समस्या आने पर सामने आएँ, बाहर आएँ और मदद करें। ये थे डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश, जिनका कहना था कि आम पब्लिक भी अपनी सहभागिता निभाए, जनता अपनी सहभागिता निभाए और मीडिया के जरिए उन्होंने ये कहा, अपील भी की है कि लोग अगर सहभागिता निभाएंगे तो ज़्यादा परेशानियां ट्रैफिक में नहीं आएंगी। कैमरामैन दिलीप के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी कस्बे के उपखंड कार्यालय के बाहर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। पूर्व विधायक का आरोप है कि जिले में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधियों का संरक्षण मिल रहा है। साथ ही धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हम भी ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा लोग बेलगाम तो नहीं हो गए कि कोई कुछ ही करे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए आज हमने उनको चेताया है, आप सुधर जाएं, आप अपने आप को सुधार लें। प्रशासन के लोग भी, सरकार में बैठे लोग भी, जनप्रतिनिधि भी इस बात से सबक ले लें, वरना आप लोग जानते हैं, देखिए थोड़ी सी अमर्यादित भाषा मेरी लग सकती है आपको, क्योंकि मैंने लोगों को कहा था जब सीकर में कहा गया कि किसी जाति विशेष की बहन बेटियों को उठाएंगे। ये चीज़ें तो इंसानियत को शोभा नहीं देती। कोई इंसान जिसकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति ठीक है नहीं बोल सकता। पर हम लोग, जो लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, गांव में ऐसा संगठन तैयार करेंगे जो उनको वही उस गांव के स्तर पर ही कठोर दंड देने का काम करें। सीकर जिले के भडाडर स्थित स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में चल रही जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। समापन समारोह से पूर्व 4 फाइनल मैच खेले गए, जिनमें यूथ बालिका वर्ग में केशवानंद स्कूल भडाडर 38-23 से विजयी रही। जूनियर बालिका वर्ग में भी केशवानंद स्कूल भडाडर सीकर 32-16 से विजयी रही। वहीं यूथ बालक वर्ग में कोचिंग सेंटर सीकर
70-62 से विजयी रहा। जूनियर बालक वर्ग में कोचिंग सेंटर सीकर 67-42 से विजयी रहा। समापन समारोह कार्यक्रम में दोनों वर्गों के विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केशवानंद शिक्षण संस्थान के निदेशक रामनिवास ढाका ने सभी पधारे हुए अतिथियों को सम्मानित किया। अनचाहे नवजातों को जीवन दान देने के लिए 3 साल पहले झुंझुनू में पालना गृह की स्थापना की गई थी। बावजूद इसके आए दिन अनचाहे मासूम झाड़ियों और सड़कों पर फेंके हुए मिलते हैं, लेकिन मंगलवार को पहले मेहमान से पालना गृह की गोद भर गई। पालना गृह में पहला मेहमान, 3 साल बाद भरी पालना गृह की गोद, नवजात को मिला जीवन दान। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में बनी पालना गृह का 3 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और इस पहले मेहमान से पालना गृह की गोद भर गई है। जून साल 2016 में इस पालना गृह की शुरुआत की गई थी और तभी से पालना गृह की गोद सूनी थी, लेकिन मंगलवार की रात अचानक कोई अपना नवजात छोड़ गया। ये बच्चा पालना गृह में मिला है। पहली बार झुंझुनू के अंदर 4-5 बच्चे जो भी मिले हैं वो सारे या तो गिरे हुए या कोई झाड़ियों में या कोई मंदिर के पास ऐसे मिले हैं, लेकिन ये बच्चा जो भी छोड़ के गया वो पालना गृह में छोड़ के गया। ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि वो चाहता है कि बच्चा जिंदा रहे और इसमें सरकार भी उसको फुल सपोर्ट करेगी, उसके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, हमारी पूरी टीम इसकी पूरी देखभाल में लगी हुई है। हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चा एकदम स्वस्थ सरकार को प्राप्त हो। फिलहाल नवजात बच्चे को NICU में रखा गया है। बच्चे का वजन कम है और उसकी डिलीवरी प्री मैच्योर है। बच्चे का वेट 1 किलो 480 kg है और बहुत समय से पूर्व हुआ बच्चा है। अभी सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत लग रही है। यही 4-5 दिन लग रहे हैं बच्चे को देख के। देश में हर साल ना जाने कितने ही मासूम इस दुनिया में अनचाहे जन्म ले लेते हैं। ऐसे बच्चों को सड़क के किनारे, कूड़े के डिब्बे में या फिर अस्पतालों में छोड़ दिया जाता है। कई बार तो ऐसे बच्चे मौत की कगार तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बच्चों को जीवन दान देने के लिए पालना गृह की शुरुआत की गई थी। फिलहाल झुंझुनू के पालना गृह में पहला मेहमान आ गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग अनचाहे बच्चों को झाड़ियों सड़कों पर फेंकने के बजाय पालना गृह पहुंचाकर उन्हें जीने का हक प्रदान करें। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। अब बात स्क्रैप के स्कैम की। सरकारी माल के गबन के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच ने सरकारी लोहे की स्क्रैप से भरे 2 ट्रक पकड़कर मामले का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों से घाल में स्क्रैप का काला खेल। सालों से चल रहा था स्क्रैप स्कैम का खेल। 2 ट्रक और नंबर 1 चल रहा था करोड़ों का खेल। ये वो 2 ट्रक हैं, आप देख सकते हैं, दोनों के सेम नंबर हैं, सेम डिज़ाइन है, सेम कलर है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए RJ14GD 9999 और उसके बाद ये जो लटका रखा है, ये देखिए इसी तरह का सेम यहाँ पर ये दूसरे ट्रक में आप देख सकते हैं, यहाँ भी सेम वैसे लटका रखा है और ये RJ14 वही GD 9999 वही कलर, सब कुछ वही, और इसी ट्रक के जरिए ये इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देते थे। जी हाँ, अपराध का तरीका ऐसा कि अच्छे शातिर भी पानी मांगने लगे, लेकिन जब पुलिस इस स्क्रैप स्कैम के मास्टरमाइंड के पीछे पड़ी तो स्क्रैप के काले खेल की परत दर परत खुलने लगी। मॉडस ऑपरेंडी इनकी इस तरीके से रहती है कार्य करने की इनकी कि एक ही जैसे नंबर के 2 ट्रक ये अपने पास में रखता है और वहाँ से जैसे इसको 100 टन निकालने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रिप में 60 टन ऑफिशियली निकालना है, तो उसमें ओरिजिनल में ये 25, 26, 30 टन कितना भी माल भर लेते हैं। और एक और गाड़ी ये अपने पास में सेम नंबर की, जैसे मैंने आपको कहा, वो तैयार रखते हैं, जो इनके पास पूर्व में मौजूद जो स्क्रैप रहता है वो उसमें डाल के जहाँ इनको ऑफिशियल तुलाई करनी होती है ये इनके सैन के साथ में
वहाँ उसकी वो तुलाई करवा देते हैं और बाकी 25 टन वापस अपने गोदाम में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की चीटिंग 7 टन के एवज में एक्स्ट्रा 20-25 टन निकालने की चीटिंग इनके द्वारा की जा रही है। करोड़ों के इस काले खेल का खुलासा उस वक्त हुआ जब सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच और करड़ी विहार थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर हीरापुरा पावर हाउस के AEN अरुण वर्मा, ठेकेदार राम अवतार मीणा और उसके बेटे सुरेंद्र दिनेश समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस खेल से विद्युत विभाग को करोड़ों का चूना लग चुका है। इस तरह की इसकी MOB थी कि वहाँ ये 1 ट्रक भर के लाता था, अंदर से गोदाम से 20 से 25-30 टन तक का माल ट्रक में भरता और 30 ट्रक माल भर के जो AEN है उसकी ड्यूटी ये होती थी कि वो ट्रक के साथ जाकर बाहर धर्म कांटे पे उसका तोल कराए और उसी के हिसाब से वो तोल गेट पास बनता था। ये उसको तो AEN को तो अपनी गाड़ी में कार के अंदर बैठा के लेके चल जाते और पीछे से जो ट्रक आता था जो 20 से 25 टन जिसमें माल होता था वो तो गोदाम पहुंचाता था और एक सेम उसी नंबर का, उसी कलर का, उसी उल्ले का दूसरे ट्रक को ये उस धर्म कांटे पे तुलवाते थे जिसमें 7 से 8 टन माल होता था। करीब एक बार में 15 से 20 टन माल की ये चोरी करके ले जाते थे। अब पुलिस इनसे और भी राज उगलवाने में जुटी है। राज कि आखिर स्क्रैप के स्कैम में और कितने भागीदार हैं। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की सभी फ्लाइट पूरी तरह से बंद हो चुकी है। शुरुआती दौर में जयपुर एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की 14 फ्लाइट्स का आवागमन होता था। धीरे धीरे ये 4 पर सिमट गई और आखिरकार जेट के आर्थिक संकट में फंसने के चलते ये 4 फ्लाइट भी बंद हो गई। वर्तमान में इन चारों फ्लाइट्स के रूट्स पर कोई नई फ्लाइट ने रूट नहीं लिया है, लिहाजा दूसरी एयरलाइंस कंपनियां मनमाने किराए पर यात्रियों को सफर करवा रही हैं, क्योंकि बंद हुई चारों फ्लाइट्स का यात्री भार अब दूसरी एयरलाइंस पर आ गया है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जेट एयरलाइंस ने अपना ऑपरेशन जो है विड्रॉ कर दिए हैं। वो उनके अपने इंटरनल रीज़न हैं जिसकी वजह से उन्होंने जो है टेम्परेरीली अपने ऑपरेशंस विड्रॉ किए हैं। एज़ फार एज़ कि उनकी जगह कौन सी फ़्लाइट्स लगाई जाएं, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में विचार विमर्श चल रहा है और हो सकता है जल्दी ही उन रूटों पे दूसरी एयरलाइंस को जो है स्लॉट्स दिए जाएं और नंबर ऑफ फ्लाइट्स हम बढ़ा पाएँ। दिनों में 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की शराब पकड़ी गई है। पुलिस और आबकारी विभाग इसे बड़ी सफलता मान रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या झुंझुनू अब शराब तस्करी का पसंदीदा रूट बनता जा रहा है। शराब तस्करों का नया आशियाना, झुंझुनू बन रहा पसंदीदा ठिकाना, फल फूल रहा अवैध कारोबार, शराब की कमाई ने बढ़ाया गैंगवार। पिछले दिनों झुंझुनू में शराब की बड़ी खेप जब्त कर पुलिस और आबकारी विभाग ने इस अवैध कारोबार के बड़े खेल का खुलासा तो जरूर किया है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं, जिसमें सबसे अहम ये कि क्या अब झुंझुनू शराब तस्करी का नया रूट बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में झुंझुनू की पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर झुंझुनू में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से अधिक की शराब पकड़ी है। इससे बात तो तय हो गई है कि शराब तस्कर झुंझुनू को बड़ा ही सरल रूट मान रहे हैं। कुछ महीनों पहले तक चुरू शराब तस्करों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था, लेकिन अवैध शराब के कारोबार में बढ़ते गैंगवार और पुलिस की मुस्तैदी के बाद शराब तस्कर नया ठिकाना तलाश रहे हैं। ऐसे में हरियाणा से सटे होने के कारण झुंझुनू उन्हें बेहद ही मुफीद लग रहा है। हाल ही में पकड़ी गई शराब की खेप इस बात की ओर इशारा भी कर रहा है, क्योंकि ये हरियाणा बॉर्डर पर जिला स्थित है, तो बिल्कुल इस बात की संभावना रहती है कि जो तस्कर हैं वो इस रोड को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो जिले हैं जो हरियाणा बॉर्डर से जुड़े हुए हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी मद्देनजर एक स्टैटिक नाकाबंदी कुछ पॉइंट पे आबकारी विभाग द्वारा, कुछ पॉइंट पे पुलिस द्वारा कंटिन्यूअस 24 घंटे की जा रही है। इसमें हाल में ही हमने 2 ट्रक पकड़ने में भी सफलता अर्जित की थी। आबकारी विभाग भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पिछले 2 महीनों में झुंझुनू रूट पर अवैध शराब की आवाजाही तेजी से बढ़ी है। हालांकि विभाग पूरी मुस्तैदी का दावा भी कर रहा है। ये पिछले दिनों में देखने में आया, जब हमने तलाशी की तो झुंझुनू के रास्ते से ट्रक
अवैध शराब के गुजरते हैं। तो उसके तहत कार्रवाई करते हुए हमने 2 ट्रकों को पकड़ा है और लगातार हमारी निगरानी जारी है। तस्करों को दूसरे रूटों पर कहीं ज़्यादा सख्ती हुई तो इसलिए उन्होंने इस रूट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो हम सख्ती करेंगे तो हो सकता है ये रूट भी वापस बंद हो जाए। अवैध शराब की काली कमाई के कारण इलाकों में बढ़ रहा गैंगवार भी झुंझुनू की शांति के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में अगर पुलिस पूरी तरह चौकन्नी नहीं हुई तो शेखावाटी के इस इलाके को भी शराब तस्करी के तिलिस्म में फंसते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। सरकार की 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने आज फीस बढ़ाने वाले पब्लिक स्कूलों की जांच का काम तेज कर दिया। सरकार के निर्देश पर जयपुर में गठित कमेटी के सदस्यों ने मालवीय नगर की सेंट एसलमल्स स्कूल का रिकॉर्ड खंगाला और तथ्य जुटाए। अकेडमी के सदस्यों ने कमेटी के सदस्यों ने स्कूल प्रबंधन से जवाब तलब किए। साथ ही फीस बढ़ोतरी के पीछे 7वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के तर्क दिए। 3 सदस्यीय कमेटी में शिक्षा विभाग के आला अफसर ने जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी। करौली में आग का कहर देखने को मिला। यहां पुरानी गाड़ियों की दुकान में आग लग गई और धीरे धीरे आग की छोटी सी चिंगारी तांडव में तब्दील हो गई। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बड़ी बड़ी लपटों के बीच पुरानी गाड़ियां सुलग रही हैं। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बता दें कि इस आग की चपेट में कई गाड़ियां जलकर स्वाहा हो गई।